नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, एडवोकेट, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज खड़ा हूँ सेल टैक्स भवन पर। यहाँ एक प्रदर्शन चल रहा है एडवोकेट्स का। एडवोकेट्स है, टैक्सेशन बार एसोसिएशन है, सेल टैक्स बार एसोसिएशन है और दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन। इन सबके एडवोकेट्स मिल करके पिछले कई दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की कुछ डिमांड्स है, मैं उन लोगों से बात करूँगा, उनके प्रेसिडेंट साहब से बात करूँगा। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा जरा दिखाए, प्रोटेस्टर्स भारी संख्या में सुबह से यहाँ बैठे हैं और ये आज ही नहीं, ये कई दिन से चल रहा है लगातार। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ जो कमिश्नर साहब हैं या उनके जो और मातहत जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। वो अपने में मस्त है, उनको शायद वकीलों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है। वकील अपना काम छोड़े बैठे, अपनी रोजी रोटी छोड़े बैठे हैं। और वकील जो लड़ रहे हैं, आज मैं जो आपको विशेष बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये तमाम दिल्ली के ट्रेडर्स के लिए भी लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कर दी गई हैं। अगर आप नया जीएसटी नंबर लेना जाएं इस ऑफिस में तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आम आदमी नहीं कर पा रहा है। वो केवल और केवल पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है, करप्शन का एक तरीका बना दिया गया है। और इसी करप्शन को ख़त्म करने के लिए एडवोकेट्स लामबंद हुए हैं। मैं यहाँ के प्रेसिडेंट राकेश कुमार जी से आपकी बात कराऊँगा। राकेश कुमार जी मेरे साथ हैं। शर्मा राकेश जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताएं थोड़ा ब्रीफ में, क्या आप लोगों की डिमांड्स हैं, क्या ग्रीवेंसेस हैं? हमारी पहली ग्रीवेंस ये है कि जो इन्होंने एक एडजुडिकेटिंग ऑर्डर पास कर दिए बिना कंसीडर किए हमारा रिप्लाई, और बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, उसमें रिप्लाई का हमारा कंसीडर नहीं किया और उन्होंने ह्यूज डिमांड निकाल दी। अब हमारे साथ समस्या ये है कि अब आगे अपील में जाना है तो उसके लिए 10% जमा करवाना पड़ेगा, जो एक आम व्यापारी पर बोझ है। हमारी पहली डिमांड बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने एक निकाला है वैसे एक ऑर्डर रेक्टिफिकेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन निकाली है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ नाम मात्र है, आईवाश है। उसमें जिन मुद्दों को हमने कहा था कि आप सम्मिलित करें, वो सम्मिलित नहीं किए गए हैं। दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि एक सीआरसी डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन देता है नए। तो वो क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट रूल्स में या एक्ट में मांगे गए हैं, उनके अलावा वो जो है डॉक्यूमेंट मांगता है, अजूल फजूल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जो कि और उसके बाद वो जो करते हैं, आपने भी कहा और सबको पता है कि वो एक करप्शन का जरिया बना लिया इन्होंने। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो रिफंड्स पेंडिंग हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से, चाहे वो वेट के हों चाहे जीएसटी के हों, वो आज तक इशू नहीं किए। इवन जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी फाइलों पे अपनी कुंडली मारकर बैठे हैं और किसी को भी रिलीज नहीं करते। हमने इनसे कहा कि डिस्पोजल करो, लेकिन वो डिस्पोजल के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, मंशा क्या है, ये आप समझ सकते हैं। नहीं, ये परेशानी तो ट्रेडर्स के लिए है। यस। एडवोकेट्स कहाँ सफ़र कर रहा है, मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहता हूँ। एडवोकेट्स जो है वो ट्रेडर के लिए खड़ा हुआ है, और कल बहुत सारी ट्रेड यूनियंस और खंडेलवाल जी जो चांदनी चौक के प्रत्याशी हैं वो भी हमारे बीच आ रहे हैं। और व्यापारियों की मांग हम इसलिए उठा रहे हैं कि व्यापारियों की हरासमेंट होती है, क्योंकि हम उनके भी आप पे काम करते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्हीं के लिए हम जो है नहीं, स्पेसिफिक एक आरोप ये लग रहा है कि आप ट्रेडर्स के उकसावे में आकर ये काम कर रहे हैं और वकीलों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, पब्लिक जानना चाहती है कि इसमें वकील कहाँ रैश हो रहा है, वकील को क्या नुकसान हो रहा है? सीआरसी में वकीलों को अंदर जाने नहीं दिया जाता, चार्टेड अकाउंटेंट को अंदर जाने नहीं दिया जाता। और जहाँ के आप देखो गार्ड है यहाँ पर, और ये चाय वाले हैं, वो पता लगता है कि अंदर घुस गए और वो रजिस्ट्रेशन करवा के ले आए। अब वो कैसे करवा के लाए, आप समझ सकते हो इस बात को। वकीलों का जो काम है वो दूसरे दलाल लोग कर रहे हैं। इसमें और आप स्पेसिफिक कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ऐसा है कि यहाँ पे आप अपना परिचय भी दें। मैं डॉक्टर राकेश कुमार एडवोकेट हूँ। इस बार का पिछले 25 साल से मेंबर हूँ। एग्जीक्यूटिव में भी 2-3 दफ़ा रह चुका हूँ। ये क्या हो रहा है राकेश जी? इधर भी राकेश जी, इधर भी राकेश जी, और मैं भी राकेश। हमारी फॉर्चुनेटली हमारी बार में 7 राकेश कुमार के नाम से ही सारे लीडर हैं। सारे लीडर हैं। जब आप लीडर हैं तो हम भी लीडर हैं। नहीं, हम लीडर नहीं, हम तो आपकी आवाज़ है। तो मेरा यही आपसे कहना है सर कि जो सीआरसी में एक तो जो ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं वो बड़े वेग लगाए जाते हैं, और जो चीज़ें एक्ट में और रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आते हैं, वो चीज़ें मांगी जाती हैं।
जब उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हम ऑनलाइन जवाब देते हैं, वो लिखते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई ये फेसलेस अथॉरिटी तो है नहीं। जब फेसलेस अथॉरिटी नहीं है, जैसे इनकम टैक्स में फेसलेस अथॉरिटी है, तो वहाँ पे आप उनको ढूंढ ही नहीं सकते, जा नहीं सकते। यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर लिख दिया नो CAs एंड एडवोकेट्स आर अलाउड। अब टाउट्स अंदर जाते हैं, जिन लोगों ने काम करना होता है, सुबह लिस्ट दी जाती है कि ये 50 कागज़ इकट्ठे करके दो, पता चलता है शाम तक उस क्लाइंट को नंबर मिल गया, क्योंकि वो क्लाइंट हमसे दुखी होके उन टाउट्स के पास गया और जाके उनसे अपना काम करवा के ले आया। तो ये समस्या क्या है यहाँ पर, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, कि अगर मैंने कोई किराए पे जगह लिया, उसका प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना है। मैंने एक बिजली का बिल दे सकता हूँ, मैं एक हाउस टैक्स की रसीद दे सकता हूँ, ओनर की रजिस्ट्री दे सकता हूँ, पर जब मैंने ओनर की रजिस्ट्री दे दी, उससे बड़ा प्रूफ ऑफ ओनरशिप कोई नहीं हो सकता। उसके बाद कहते नहीं जी आपने बिजली का बिल नहीं दिया, आपने हाउस टैक्स की रसीद नहीं दी। और मजे की बात सोचिए, देखिए आप, सबसे बड़ी बात, रेंट एक एग्रीमेंट होता है, उस पर विटनेस के सिग्नेचर होते हैं। कहते हैं विटनेस का भी आप आधार लाइए, विटनेस का भी पैन कार्ड लाइए, ओनर का भी पैन कार्ड लाइए, उनका फोटो भी लाइए। कई बारी तो यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि विटनेस को यहाँ पर हमारे सामने बुला के लाइए। भाई उसने रेंट एग्रीमेंट पर वहाँ जाकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी विटनेस करा दी, उस बेचारे की क्या गलती हो गई? मतलब छोटे छोटे पॉइंट देखिए, मतलब बड़े बेग से। ये तो उनका डॉक्यूमेंट मांगने का एक तरीका है, लेकिन ये जो राकेश जी ने बताया कि लिख दिया गया कि CAs एंड एडवोकेट्स आर नॉट अलाउड। अगर CA और एडवोकेट ऑफिस में अलाउ नहीं होंगे तो इनको कहो कि ऐसा सर्कुलर जारी करें कि एडवोकेट्स यहाँ से काम छोड़ दें, अपने वकालत छोड़ दें, और ताकि डायरेक्ट वो उनका शोषण कर सके ट्रेडर्स का। इसका तो मतलब यही हुआ ना, अगर कोई उनकी पैरवी, हम तो पैरोकार हैं ना, वो यही चाह रहे हैं। एडवोकेट्स तो पैरोकार हैं, बस वो यही चाह रहे उनसे हैं। ये क्वेश्चन आपने किया क्या? वो यही चाह रहे हैं। उन्होंने एक लाइन लिख दिया कि भाई ऑनलाइन हो गया है सारा काम, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है? जब आप बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, जब बार बार आप इस तरह के कागज मांग रहे हैं, तो जाके एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ आपने गलत मांगी है, ये चीज़ आप मांग नहीं सकते, ये कानून के विरुद्ध है, ये चीज़ क्यों मांग रहे हैं आप? तो ये आगे बताना पड़ेगा। जब बताने के लिए जाते हैं तो कहते हैं एंट्री नहीं है आपकी। किस लिए भाई? तुम बार बार परेशान करने के लिए, एक बार रिजेक्ट कर दिया आपने, 2 बार रिजेक्ट कर दिया, 3 बार रिजेक्ट कर दिया। और वही काम जैसा कि राकेश जी ने और हमारे प्रधान जी ने बताया कि अगर चाय वाला चले जाएगा या सिक्योरिटी गार्ड चला जाएगा, 10 मिनट में उसका काम करा के ले आएंगे। क्योंकि एक पैसा कमाने के लिए इन्होंने एक घूस का अड्डा बनाने के लिए इस तरह की ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनको लगता है राकेश जी कि ये जो पैसा जो कमा रहे हैं वो किसी भी मीन्स से कमा रहे हैं, अगर एडवोकेट्स बीच में इन्वॉल्व होंगे तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल सर, हम वो एडवोकेट अपनी फीस ले लेगा। हाँ, एडवोकेट अपनी फीस लेगा, और एडवोकेट का काम है न्याय दिलाना। हम व्यापारी को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप एक बात सोचिए इस बात को कि जब तक एक नया बंदा रजिस्टर्ड नहीं होगा तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा स्टेट को? ये तो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब उनको रिवेन्यू नहीं मिलेगा स्टेट को, तो फिर ये चलेगा कैसे स्टेट? तो मेरा ये कहना है कि एक कैंसिलेशन का, सर आप देखिए मजे की बात देखें कि 2 काम है, एक तो रजिस्ट्रेशन लेने जाओ वो नहीं देते, और कैंसिल करवाने जाओ वो भी नहीं करते। इशू दोनों में ही है। 3-3 साल से यहाँ पे मतलब मारेंगे ना जिंदा रहने देंगे। जी, कैंसिलेशन, आपका परिचय भी दे। नरेश कुमार एडवोकेट हूँ जी। कैंसिलेशन का तो ये है जी, लॉ में बड़ा स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर इनको देना ही देना है। अरे आप कैंसिल कर दो, उसके बाद जो मांगना है मांग लो। अच्छा, आजकल बड़ा ये ट्रेंड चला हुआ है, 73-74 के नोटिस आ रहे हैं। चलो आ रहे हैं तो हम लोग उसका रिप्लाई देते हैं। जब एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ मैं आपको, अब जब हम रिप्लाई देते हैं ना, वो कहते हैं साथ में सारा कुछ लगा दिया, हमने लगा दिया है। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हमारे आगे ना कैलकुलेटर रख देते हैं, उसमें अमाउंट लिख देते हैं। तो हम कहते हैं ये व्हाट इज़ दिस? कहते हैं जी ये इनको भी ब्राइब अमाउंट, डेफिनेटली ये बड़ा ट्रेंड है ये यहाँ। अच्छा, तो हम कहते हैं व्हाट इज़ दिस? वो कहते हैं जी ये तो है, कुछ तो करो ना जी। तो हमने कहा हमने सारे पेपर तो लगा दिए हैं, क्या चाहिए आपको? 73-74 में जो आपने मांगा है उससे भी ज़्यादा लगाए हैं, तो ये कैलकुलेटर क्यों देते हो? ये बड़ी परिपाटी है, इसको भी रोकने के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सुना दोस्तों, एक नया तरीका है रिश्वत लेने का कि कैलकुलेटर में अमाउंट लिख दिया और ये कहा कि ये भी आप फिलअप करिए। पेपर्स तो आपके आ गए हैं, लेकिन पेपर से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, इस डिमांड को भी सेटिस्फाई करिए, तभी हम करेंगे। तो ये मैं चाहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर संज्ञान ले, कॉग्निजेंस ले। ये जो करप्शन का
का एक तरीका इन्होंने ईजाद किया है ऑफिसर्स ने, इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए और जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम वकील हैं, हम केवल और केवल लोगों की पैरोकारी करते हैं, उनकी आवाज़ को, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और उस दूर करने की कोशिश में अगर ये कह दिया जाए कि वकील और सीए अलाउ नहीं है, तो भाई टैक्सेशन में अगर वकील और सीए नहीं जाएंगे तो क्या सब्जी बेचने वाले जाएंगे या चाय बेचने वाले जाएंगे या सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे? ये एक बहुत सोचने का विषय है। दोस्तों, मैं और लोगों से भी बात कराऊंगा। गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रेस कोऑर्डिनेटर हैं सेल टैक्स बार एसोसिएशन के। जी गुप्ता जी। सर, दिनेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर टैक्सेशन बार एसोसिएशन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्सेशन बार एसोसिएशन, ज्वाइंट सेक्रेटरी कम ट्रेजरर सेल टैक्स बार एसोसिएशन। सुपर हीरो, सुपर हीरो। थैंक यू, धन्यवाद सर जी। तो मेरा कहना ये है कि कमिश्नर साहब ने तानाशाही मचा रखी है, इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। सारा हिंदुस्तान बंद, मोटर व्हीकल बंद, ट्रेन बंद और ऑफिस 30-31 तारीख को कोरोना काल में खोल दिया और लाखों केस एक्सपायर्टी कर दिए। कोई नहीं बोला। मैंने फिर सीएम को लेटर लिखा, ईमेल भेजा, ईमेल के बाद फिर मैंने एनबीटी में छपा न्यूज़ छपने के बाद कमिश्नर साहब का नंबर मांगा, कमिश्नर साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और सारे केस उनको रिव्यू करने पड़े। काम बढ़ गया, लोगों को, व्यापारियों को भी परेशानी हुई। हमें तो खैर पैसे मिलते हैं काम करने के, लेकिन व्यापारियों को परेशानी नहीं चाहते। हम न्याय के साथ ये चाहते हैं न्याय मिले, सस्ता मिले। दूसरा ये है कि दिल्ली वैट के जो केसेज हैं इसमें रिफंड दिया जाता है। रिफंड के लिए 2% टैक्स देते हैं हम सी फार्म के साथ। केस हो गया तो रिफंड हमारा 5% टैक्स है, 12 तो डिफरेंस वो वापस मिलेगा। ऐसे ही अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 0 टैक्स है और जो पैसा जमा होता है वापस मिलता है। आज तक जीएसटी की बात तो आप छोड़ो, रिफंड भी आज तक पेंडिंग है, दे नहीं रहे। एक रिफंड देंगे 1 क्वार्टर का, जबकि 10-12 साल हो गए वैट चला है, उसमें उन्हें रिफंड नहीं दिया है। इसके लिए और जो फिर ये कहते हैं कि एक हफ्ते में एक रिफंड देंगे, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, रिफंड नहीं देते। दूसरा बात, हमारे अध्यक्ष है। एक सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसा इनकम टैक्स में ईमानदारी है, रिफंड फौरन देते हैं और इनकम टैक्स के साथ वो अगर लेट भी होते हैं तो उसका साथ इंटरेस्ट भी देते हैं। लेकिन सेल टैक्स के इतिहास में कभी भी आज तक इंटरेस्ट नहीं दिया, रिफंड तो बहुत दूर रहा। तो मेरा कहना यह है कि सवाल है मेरा हमारे साथ, तानाशाही खत्म करने के लिए कमिश्नर साहब मेरा एक सवाल ट्रांसफर होना चाहिए कि क्या इसमें ट्रेडर्स एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कोई इसमें पहल की है? मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ सेल टैक्स बार एसोसिएशन का। मैं आपका ध्यान एक बड़े गंभीर मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। दिल्ली में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक फाइल जाती है स्टेट के पास, एक फाइल जाती है सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास। सेंट्रल अथॉरिटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बड़े आराम से काम चल रहा है। सेंट्रल में कोई ऐसे नोटिस नहीं आते हैं, वो जो भी कोई नोटिस देते हैं बड़े मजबूत तरीके से देते हैं, ऐसे वेग नोटिस यहाँ से इशू नहीं होते हैं। और दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट है उसकी हालत ये देख लो आप, देखो क्या हालत है यहाँ पे, ना कोई सुनवाई होती है, नोटिस अपने आप दे देते हैं। जिसको नंबर, जैसे डॉक्टर राकेश कुमार जी ने बताया, जिसको नंबर बंद करना है 2 साल बाद, मैंने दुकान बंद कर दी अपनी, कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दे दी, 2 साल के बाद उसको कैंसिल कर दी उसकी कि नहीं आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, फिर वो रिटर्न फाइल करेगा। उसको मरे हुए आदमी को नहीं पता। ऐसी स्थिति दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट कर रहा है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसके लिए सीएम को लिखा गया या कंसर्न मिनिस्टर को लिखा गया? सुरेश अग्रवाल जी हमारे हमने पिछले 8 महीने से सबसे पहले डिपार्टमेंट को काफ़ी सारे इस बारे में रिप्रेजेंटेशन दिए, उसके बाद हमने फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली आतिशी जी को रिप्रेजेंटेशन दिए, हमने एलजी साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने सीएम दिल्ली को रिप्रेजेंटेशन दिए, पर ये सबका कोई हमारे पास जवाब आज तक नहीं दिया इन्होंने। क्योंकि कमिश्नर साहब यहाँ पे पार्ट टाइम कमिश्नर हैं, उनके पास 3 विभाग और हैं, दिल्ली जल बोर्ड भी है, पीडब्ल्यूडी भी है और जीएसटी का डिपार्टमेंट भी है। यहाँ तो वो हफ्ते 10 दिन में मुश्किल से 5-7 मिनट के लिए आए या नहीं आए, वो अपनी सीट पर यहाँ बैठती ही नहीं है। हम पिछली 1 तारीख से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ना तो उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया कि भाई हमसे बात कर लो आके, और कमिश्नर साहब को तो आता पता ही नहीं है 5-6 दिन से कि वो हैं कहाँ पर। पीडब्ल्यूडी में भी नहीं मिल रहे हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड बैठते हैं, पीडब्ल्यूडी बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, उनका आज तक कोई अता पता ही नहीं लग पा रहा। इस स्ट्राइक से लगता है उनको फायदा हो रहा है कि वो आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो बीच में हिंड्रेंस थी वो और बिल्कुल ही खत्म हो रही है, इसलिए वो क्यों बात करेंगे? क्या लगता है गुप्ता? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपका कहना बिल्कुल सही है। हिंड्रेंस उनको हो ही नहीं रही, काम कर रहे हैं। सरकार करप्शन को बढ़ावा दे रही है, सरकार जो है वो करप्शन को बढ़ावा दे रही है। एक ही 2 दिन के अंदर 17-18 के 30,000 ऑर्डर पास कर दिए गए, और मतलब रिप्लाई में 20-20 पेज के रिप्लाई दिए, और एक लाइन लिख दी, एक लाइन लिख दी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड।
कोई कंसीडर नहीं हुआ। 20 पेज का रिप्लाई है, उसको देखा तक नहीं। Why not satisfy? कोई रिमार्क नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई रिमार्क नहीं। और हाई कोर्ट कितने ही केसों में लोग गए हैं और हाई कोर्ट ने कहा भाई ये क्या है, क्या सेटिस्फाइड नहीं, उन्होंने वापस किए। पर हर आदमी तो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, हर आदमी की तो पॉकेट अलाउ नहीं करती 1-2 लाख रुपए खर्च करे वकीलों के ऊपर। पर यहाँ तो करप्शन, क्योंकि वो उनको पता है हर आदमी व्यापारी जा नहीं सकता, तो यहाँ तो करप्शन का अड्डा बढ़ता जा रहा है। एक और इशू है, मैं सुनील मिनोचा हूँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर। हमारी सेल्स टैक्स बार 1957 में इस्टेब्लिश हुई और आज 65-66 साल हो गए, और मैं 40-45-42 साल से मैं रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे एज सेल्स टैक्स मेंबर। और मैंने ये वाली जो स्थिति है आज तक नहीं देखी कि हमें जो जायज़ वे में जो रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए वो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही, और जो कैंसिलेशन जायज़ वे में होनी चाहिए वो कैंसिलेशन नहीं हो रही। पर्सन्स हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, दे आर बीइंग सर्व्ड विद नोटिसेस and asked to reply with all the documents. Only then their registration will be cancelled. What kind of justice we are asking? What kind of justice they are going to establish? This is immaterial. Whatever they are doing it. Moreover, एक और बड़ी समस्या है हमारी कि हम जब जाते हैं हेयरिंग के केस में, पर्सनल हेयरिंग में, हम पर्सनल हेयरिंग में अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जाते हैं और वहाँ पे हम रजिस्टर में नाम लिखते हैं, so that we should be entertained and we should be represented properly. No order sheet is maintained, no proceedings are written there, and the order is passed without mentioning the name of the practitioner or advocate or CA. In the order. Wow, how and with what expectation we can ask for a client to give us the fees? कहते हैं आपका तो नाम ही नहीं है, मैंने तो वहाँ बाबू साहब मिल के काम करा लिया, आपका तो नाम ही नहीं है, आपने तो रिप्लाई दी होगी, उस रिप्लाई के पैसे ले लो। ये तरीका है, ये तरीका हो रहा है। This is what is happening. तो देखा दोस्तों, दरअसल ये एक इनडायरेक्ट वे में प्रहार है वकीलों पर, ख़ास तौर से टैक्सेशन के और जो जीएसटी से जुड़े हुए वकील हैं उनको ख़त्म करने का एक ये मैं कहूँगा कुप्रयास है, और इसमें कोशिश की जा रही है कि वकीलों को डिमोरलाइज किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि अगर वकील का नाम ऑर्डर शीट पर नहीं होगा तो क्लाइंट पैसे नहीं देगा, और क्लाइंट अगर पैसे नहीं देगा तो उसको फिर हमारा काम कैसे चलेगा वकीलों का। ये बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर बिल्कुल गौर होना चाहिए, इन पर एक्शन होना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैं तमाम उन एडवोकेट से भी अपील करूंगा जो आज यहाँ नहीं है वो आएँ और जितनी ज़्यादा मजबूती के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। गुप्ता जी और शर्मा जी, राकेश जी नहीं, चलिए एक सवाल मैं बस पूछ रहा हूँ जी, अगर ये नहीं सुनते हैं और यही प्रदर्शन चल रहा है पिछले 4-5 दिन से आपका चल रहा है, तो इसके आगे आपने क्या प्लान किया, क्या करेंगे आप? हमारी एसोसिएशन ने ये प्लान किया है, कल जो आने वाला दिन है 7 तारीख को, बड़ी मात्रा में ट्रेड एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी काफ़ी संख्या में अपने ट्रेड एसोसिएशन को वो लेके आ रहे हैं यहाँ पर। कल भी अगर उसके बाद सुनवाई नहीं होती है, हम सचिवालय का घेराव करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं। उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, एलजी तक जाएंगे। फिर वो कहते हैं तो पॉलिटिसाइज हो गया, ये तो बीजेपी का आंदोलन हो गया। नहीं, पॉलिटिकलाइज कोई नहीं है, क्योंकि व्यापारी जो भी है वो आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है। कोई व्यापारी ऐसा नहीं है कि वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ हो। जितनी भी ट्रेड एसोसिएशन है सब अलग पार्टियों को बिलोंग करती है। तो हमारे यहाँ भी एसोसिएशन में इतने सारे एडवोकेट हैं, पर जब हमारी एकता की बात होती है तो हम सारी पॉलिटिक्स भूल जाते हैं। हमारे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम सब एक तरफ खड़े होकर लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन यही लेना पड़ेगा कि इसको पॉलिटिसाइज ना होने दिया जाए, क्योंकि आप गवर्नमेंट कहेगी कि ये तो बीजेपी के प्रोवोकेशन पे सब काम हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ एसोसिएशन के लीडरान बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वो इसको ध्यान रखेंगे। मेरी बीसीडी के अधिकारियों से भी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो भी आएँ और इनिशिएटिव लें ताकि ये हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। मिलजुल के ये हो सकती है। ठीक है, मैं बीसीडी में जरूर आपकी बात रखूंगा, और मैं बीसीडी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एज ए स्पोक्समैन ही आया हूँ, और आपकी बात को जहां तक भी हो सकेगा आगे पहुंचाने की कोशिश की जाए। हमारी हेल्प करें जी सर। केवल वकीलों का ही नुकसान नहीं हो रहा, बिजनेसमैन का भी नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। सारे छोटे बिजनेसमैन इस टाइम तरस गए हैं, बिल्कुल तरस गए हैं। और कैंसिलेशन पता है क्या करते हैं, पेंडिंग रखते हैं, फिर बैक डेट से कर देते हैं। हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, हर एक में पेनल्टी लगानी पड़ती है, पेनल्टियां लगा देते हैं, क्योंकि जितना लेट करते हैं तब तक हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद रिटर्न जो है वो पेनल्टियां लगती हैं, और हर आदमी जो है उसमें नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता। बिजनेस करना फंडामेंटल राइट है।
आप किसी के आरसी को बैक डेट से कैंसिल कैसे कर सकते हैं? बिजनेसमैन का नुकसान कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का नुकसान कर रही सारे है। order यदि आप उसका कैंसिल कर देंगे वो व्यापार नहीं कर पाएगा। यदि व्यापार करेगा तो टैक्स देगा ना आपको, आप उसको बैक डेट से ही कैंसिल कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल है। मैं समझता हूँ हर आदमी के अंदर आक्रोश है और बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, और जेन्युइन डिमांड्स के साथ साथ एक परेशानी ये है कि आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, कोई इनको तरजीह नहीं दी जा रही है। ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। मैं इस पर लगातार आपको अपडेट कराता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।